नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो लेकर आते हैं हर रोज आपके लिए, ताकि आपको सिखा सके निवेश के गुर। बहुत जरूरी होता है अपने फाइनेंसेस को प्लान करना, अपने गोल्स को डिफाइन करना, और छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से भी आप अपने बड़े गोल्स को हासिल कर सकते हैं। जरूरी है सही समय पर सही तरीके से प्लानिंग करना, और इसी काम में योर मनी करता है आपकी मदद। आप भी शो में आ सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। आप व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू और साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है, और साथ ही आप फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव भी देख सकते हैं। साथ ही अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz yourmoney लिखकर। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए फिनफिक्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स के फाउंडर प्रबलीन वाजपेयी मौजूद हैं। प्रबलीन, नमस्कार, स्वागत है आपका इस शो में। और आज एक नया टॉपिक आपके लिए हमने चुना है। आई एम श्योर व्यूअर्स के लिए थोड़ी सी नई टर्मिनोलॉजी होगी, कुछ व्यूअर्स होंगे शायद समझते भी होंगे, लेकिन क्योंकि शो का पर्पस सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स प्लान करना नहीं है, बल्कि एजुकेशन अवेयरनेस को भी फैलाना है। इसीलिए आज हम बात करेंगे स्मार्ट बीटा स्ट्रैटेजीज एंड फंड्स की, कि आखिरकार स्मार्ट बीटा स्ट्रैटेजी होती क्या है, कैसे ये स्ट्रैटेजी प्लान करनी चाहिए, कब ये स्ट्रैटेजी कारगर होती है, ये सब बातें समझते हैं। बताइए प्रबलीन। दीपाली जी, आई थिंक पहले तो मैं डिवाइड करूंगी कि जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, आई थिंक अब तक हमारे इन्वेस्टर्स समझते हैं कि एक्टिव फंड्स होते हैं और पैसिव फंड्स होते हैं। एक्टिव फंड्स में हमारे पास एक फंड मैनेजर होते हैं जो चुनाव करते हैं स्टॉक्स का, और एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाता है उस पर्टिकुलर स्कीम का। और उस स्कीम का जो परफॉर्मेंस है हम लोग किसी बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं, और जब हम पैसा डायरेक्टली उस बेंचमार्क में ही लगा रहे होते हैं, वो एक तरीके से हो जाती है हमारी पैसिव स्ट्रैटेजी। और हमारे जो इंडिया में अगर हम स्टॉक मार्केट्स के हिसाब से देखें तो लार्ज कैप में जो हम कहते हैं मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, वो निफ्टी 50 और सेंसेक्स एक लार्ज कैप के हमारे इंडेक्स हैं और बेंचमार्क की तरह यूज किए जाते हैं। जब हम इनमें पैसा डायरेक्टली लगा रहे हैं कि जिस प्रपोर्शन में भी इस इंडेक्स में डिफरेंट कंपनीज का कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, हमारा पैसा वैसे ही लगता है, तो एक वो पैसिव स्ट्रैटेजी कहलाती है। अब दीपाली जी, इसमें हमने फर्दर वेरिएशन किया। अगर हम पैसिव स्ट्रैटेजी को ही आगे लेके चलें, पर हम ये सोचें कि हम डिफरेंट तरीके के बेंचमार्क और इंडिसेस बनाएंगे कुछ डिफरेंट फैक्टर्स को यूज करके। वो वोलेटिलिटी हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, क्वालिटी हो सकता है। तो हमारे पास डिफरेंट तरीके के इंडेक्स क्रिएट किए जाते हैं, और जब हम उन इंडेक्स को बिल्कुल रेप्लिकेट करने के लिए किसी स्कीम को लॉन्च करते हैं, तो वो हमारी बीटा स्ट्रैटेजीज कहलाती हैं। इसका मैं एक एग्जांपल दूंगी। जैसे निफ्टी 50 हो गया, वो एक सिंपल बेंचमार्क इंडेक्स है, जहां पे जितनी बड़ी कंपनी है उसका वेटेज उस इंडेक्स में उतना ही ज्यादा है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का 10-10.5% हो गया, ICICI करीबन 8% पे है। और एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे निफ्टी का हम लार्ज कैप में अगर हम देखें तो 100 जो हम ले लेते हैं लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स। यानी कि जो हमारी लार्ज कैप की 100 कंपनियां हैं, उनमें से ये पर्टिकुलर बीटा स्ट्रैटेजी काम करेगी कि वो चुनेगी कि किन स्टॉक्स में वोलेटिलिटी बहुत कम है, और उन 30 कंपनीज का ये इंडेक्स बनाएगी। यानी कि फंड मैनेजर चुनाव नहीं कर रहे हैं, एक इंडेक्स क्रिएट किया जा रहा है लो वोलेटाइल स्टॉक्स का। और इसके जो जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, नेस्ले हो गया है, ITC हो गया, सन फार्मा हो गया, TCS है, और उस इंडेक्स में ही आपका स्कीम बेसिकली रेप्लिकेट करके इन्वेस्ट करने वाला है। तो ये एक वेरिएशन ऑफ पैसिव स्ट्रैटेजी है, और अभी हमारे पास करीबन 35 से 40 ऑप्शंस ऑलरेडी आ चुके हैं दीपाली जी, इवन बीटा स्ट्रैटेजीज के निवेशकों के लिए। ओके, तो यानी काफी सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं जो आप प्लान कर सकते हैं, और जैसे कि बताया प्रबलीन ने, इसमें पैसिव एक्टिव फंड की स्ट्रैटेजीज का मिश्रण होता है। और इनफैक्ट जब आपने बीटा स्ट्रैटेजीज का जिक्र किया ही है, तो कुछ सजेस्ट करेंगे आप ऑप्शंस प्रबलीन? मेरे ख्याल से जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए दीपाली जी, किसी की पैसिव इन्वेस्टिंग में आइडियली एक मार्केट कैप बेस्ड इंडेक्स ही होना चाहिए। यानी कि जो बड़ी कंपनी है उसका वेटेज ज्यादा हो। जैसे लार्ज कैप में अगर कोई निवेश करना चाहे तो निफ्टी 50 में,
मिड कैप में करना चाहे तो मिड कैप 150 जो इंडेक्स है वो सिंपल समझने के लिए इजी हो जाते हैं। पर हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं लार्ज कैप में जो थोड़ा हटके हैं, जिनको हम बीटा स्ट्रैटेजीज बोलते हैं, वो है निफ्टी 50 का वैल्यू 20 हो गया। हमारे पास निफ्टी 50 इक्वल वेट, मेरे ख्याल से वो भी एक सिंपल स्ट्रैटेजी है समझने के लिए कि जो आपकी टॉप 50 कंपनीज हैं आज इंडियन स्टॉक मार्केट्स में, हम उनको सेम वेटेज दे के उनमें इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि हर में 2-2% का वेटेज होगा। तो मेरे ख्याल से शुरुआत करनी है तो थोड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी, सो निफ्टी 50 इक्वल आई थिंक यहाँ अच्छी है। और मिड कैप में अगर हम देखें तो हमारे पास मिड कैप 150, क्वालिटी 50 इंडेक्स है और एक मोमेंटम 50 इंडेक्स है। पर ये मैं थोड़े इवॉल्व इन्वेस्टर्स के लिए बोलूंगी, जो पहले पैसिव स्ट्रैटेजी को समझ चुके हैं वो ही इनमें इन्वेस्ट करें। चलिए, तो अपनी सरल भाषा में प्रबली ने समझाने की कोशिश की है कि एग्जैक्टली स्मार्ट बीटा स्ट्रैटेजीज होती क्या हैं, कौन से इन्वेस्टर्स एक्सपोजर ले सकते हैं इन स्ट्रैटेजीज में, प्लान कर सकते हैं। लेकिन अभी भी कोई कंफ्यूजन है या आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं इस तरीके के स्ट्रैटेजीज में या करना चाहते हैं, तो अपने क्वेश्चंस डेफिनेटली आप हमें भेज सकते हैं। चलिए अब सवालों को लेते हैं। पहले कॉलर राहुल हमारे साथ, राहुल त्रिपाठी अहमदाबाद से मौजूद हैं। राहुल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरा 3 गोल है। मेरा जो 3 गोल है उसमें है 12 ईयर, आफ्टर 12 ईयर फर्स्ट बेबी का एजुकेशन के लिए 60 लाख है। सेकंड है आफ्टर 17 ईयर चाहिए मेरे को 1 करोड़। थर्ड है मेरे को रिटायरमेंट के लिए चाहिए आफ्टर 27 ईयर 3 करोड़। जी, मैं अभी लास्ट 2 ईयर से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अभी मेरा SIP में 3,60,000 मेरा हो गया है इन्वेस्टमेंट, और PPF में 1,26,000। ठीक है, तो यानी आपके पास अभी जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, जो डिटेल्स हमारे पास है, 6 फंड्स है आपके पास। कब से आप कर रहे हैं इन फंड्स में इन्वेस्ट? ये 2 ईयर हो गया मैम। अभी मेरा जो वैल्यू है वो 3,60,000 है म्यूचुअल फंड का। ओके, ठीक है, पूछ लेते हैं। ठीक है, तो यानी जैसे आपने बताया आपके पास एक्सिस स्मॉल कैप है, कैनरा रोबोको इमर्जिंग इक्विटी है, साथ ही PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज है, SBI फोकस फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और आदित्य बिरला का NASDAQ 100 फंड। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा यहाँ पर। और प्रवीण, आपने सुना PPF में भी ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, 3 गोल्स ये लेके चल रहे हैं फिलहाल, जिसमें इनके पास 12 साल में बच्चे की पढ़ाई के लिए 60 लाख चाहिए, 17 साल में दूसरे बच्चे की पढ़ाई के लिए 1 करोड़ चाहिए और 27 साल में रिटायरमेंट के वक्त 3 करोड़। क्या पोर्टफोलियो की वैल्यू फिलहाल 3.5 लाख के आसपास है, क्या सजेशंस? पहले तो दीपाली जी, मेरे ख्याल से राहुल जी ने बहुत अच्छे से वेल लेड आउट अपने गोल्स बनाए हैं, जो बहुत सही तरीका है अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को करने का। इनकी जो अभी SIP है वो 15,000 रुपए महीना जा रही है, एंड ये ऑलरेडी लिख रहे हैं कि ये थोड़ा सा स्टेप अप कर पाएंगे अपनी। मैं एक एक गोल को लेके बताती हूँ। जो इनका पहला गोल है जो 12 साल दूर है, उसके लिए अगर हम एक साथ सिंगल गो में SIP करना चाहेंगे तो इनको तकरीबन 16,000 की SIP करने की जरूरत है महीने की। और इसी में जो इनकी ऑलरेडी अभी 3-3.5 लाख का पोर्टफोलियो है वो हम शामिल कर रहे हैं। पर अगर ये स्टेप अप कर सकते हैं तो अभी ये 10,000 से शुरू करें और हर साल 10% से इसको स्टेप अप करें तो अपने पहले गोल को ये पूरा कर पाएंगे। इनका जो सेकंड गोल है जो 17 साल दूर है, उसके लिए अगेन अगर इनको सिंगल SIP स्टैटिक रखनी है तो इनको 17,000 की SIP करने की जरूरत है। पर अगर ये स्टेप अप कर सकते हैं तो ये 9,000 से शुरुआत करें और फिर उसको सालाना 10% से बढ़ाएं, यानी कि अगले साल इनकी जो मासिक SIP होनी चाहिए वो 9,900 हो जाएगी। उससे ये अपने सेकंड गोल को जो दूसरे बच्चे के लिए है उसको मीट कर लेंगे। रिटायरमेंट के लिए मेरे ख्याल से अभी काफी टाइम है और स्टेप अप एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो 4,500 की SIP से भी अगर शुरुआत करेंगे और 500 रुपए से बढ़ाएंगे, उससे अपना गोल पा लेंगे। और PPF को मैं इनके रिटायरमेंट के साथ ही लिंक कर रही हूँ। तो ओवरऑल जो इनका गोल है वो पूरे हो सकते हैं, पर SIP को बढ़ाने की जरूरत है। बट यहाँ पे दीपाली जी, मैं एक चीज राहुल जी को जो बताना चाहूंगी कि आज से 27 साल बाद जो आपके 3 करोड़ है रिटायरमेंट के लिए जो आपने रखे, उसकी कीमत आज की तारीख में करीबन 62 लाख के बराबर होगी अगर हम 6% इन्फ्लेशन से डिस्काउंट करें।
तो जब आप कोई गोल बनाएं, इसको वक्त के साथ प्लीज आप रिकंसिडर करिएगा, क्योंकि रिटायरमेंट के लिए शायद 27 साल बाद ये अमाउंट आपके लिए कम पड़ जाएगा। वैसे ही बच्चों की पढ़ाई के लिए भी जो अमाउंट्स हैं वो आज के 24 लाख और 27 लाख के बराबर बनेंगे। तो बच्चों के मुझे तो भी अमाउंट्स ठीक लग रहे हैं, पर मेरे ख्याल से रिटायरमेंट का जो है गोल उसको डेफिनेटली आप रिवाइज करिए। आपके स्कीम्स बिल्कुल ठीक है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। रिटायरमेंट के लिए निफ्टी 50 और मिड कैप 150 में निवेश करें। बाकी जो एक्टिव फंड्स हैं उनको आप बच्चों के लिए कंटिन्यू कर लीजिए। ओके, अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। दीपक है हमारे साथ पानीपत हरियाणा से। दीपक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार मैम। मैम मैंने कुछ अपने फंड्स परचेज किए हैं जिसकी मैंने डिटेल भेजी हुई है। मैम मुझे जो है ना करीब बच्चे की पढ़ाई के लिए तकरीबन 10 से 15 साल के अंदर मैम मुझे 30 से 40 लाख रुपए इकट्ठा करना है। तो मैम मुझे सिर्फ वे फंड्स बताया जाए कि जिसमें मैं लमसम जो है इन्वेस्ट कर सकूँ। और कितना लमसम आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं? मैम तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए इस साल सिर्फ। अगले साल मैम थोड़ा और बढ़ाऊंगा मैं ऐसे करके। नहीं, तो जो आप 1 साल लमसम डालना चाहते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए डालना चाहते हैं? यस मैम लॉन्ग टर्म के लिए। ओके ठीक है। तो और फिलहाल जो आपकी एसआईपी चल रही है, ये आपके पास एसआईपी नहीं है कोई? जो पोर्टफोलियो आपने भेजा है ये सारा लमसम इन्वेस्टमेंट का ही है? यस मैम, सब लमसम है। और मैम आगे भी मैं जो है इन्वेस्टमेंट सिर्फ लमसम ही करना चाहता हूँ, क्योंकि मैम सिर्फ में मुझे थोड़ी टेंशन में रहती है भाई पर मंथ कटेगा। ठीक है, तो प्रवीण बताइए इनके लिए क्या सोल्यूशन है। ये अभी भी लमसम डाल रहे हैं पैसा। इन्होंने इनफैक्ट जो पोर्टफोलियो भेजा है काफी सारे फंड्स हैं, 10,000 ईच ये इन फंड्स में प्लेस किया हुआ है इन्होंने, और 1 लाख रुपए और डालना चाहते हैं, इंक्रीज भी करेंगे हर साल। क्या सजेशन आपका? दीपाली जी, एक तो दीपक जी के पास बहुत ज्यादा फंड्स हैं और बहुत ज्यादा डुप्लीकेशन है, क्योंकि निफ्टी 100 भी है, निफ्टी 50 भी है, लार्ज कैप फंड भी हैं, जो ELSS फंड्स हैं जो इनके टैक्स सेवर्स हैं वो भी लार्ज कैप वाले हैं। तो लार्ज कैप की तरफ काफी ज्यादा ओवरलैप हो रहा है। उसके साथ जैसे कैनरा रोबेको की 2 स्कीम्स है, उनका आपस में ही करीबन 70% का ओवरलैप है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि दीपक जी थोड़ा सा अपने पहले तो पोर्टफोलियो को छांटे। यहाँ पे आप निफ्टी 50 को प्लीज कंटिन्यू कर लीजिए, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते रहिएगा। बाकियों को चाहे निकालें ये मत, बट आप कंटिन्यूअसली उसमें इन्वेस्ट मत करिए। आप जब अपनी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो आप निफ्टी 50 को लेके चल लीजिए, आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को लेके चलिए, आप कैनरा के इमर्जिंग को लेके चलिए, दोनों को मत लेके चलिए, सिर्फ कैनरा इमर्जिंग को लेके चलिए, SBI कॉन्ट्रैक्ट को लेके चलिए। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपने 4-5 फंड्स को सिलेक्ट करने की जरूरत है जिनमें आप पैसे डालें। और अभी का जो आपका इन्वेस्टमेंट है अमाउंट, उसको आप बढ़ाते रहेंगे तो आप अपने करीबन 20 से जो 30 लाख का आपका लक्ष्य है वो आप पा लेंगे। पर आपको बहुत डिसिप्लिन से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को करना होगा, बिकॉज अगर हम 11% का पोर्टफोलियो रिटर्न लगा के चलते हैं तो तकरीबन आज का 1 लाख आपको 3 लाख देगा नेक्स्ट 10 ईयर्स में। अगर आपका होराइजन बढ़ जाता है तो आपको ज्यादा रिटर्न दे सकता है। और जैसे जैसे दीपक जी आप अपने गोल की तरफ जाएंगे तब आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कम समय दे पाएंगे ग्रो करने के लिए। तो मेरे ख्याल से आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपना जो भी आपके पास लमसम होता है आप उसको एक लिक्विड फंड में डाल लीजिए, और वहां से अपने निफ्टी 50 और जो ये 2-3 फंड्स मैंने आपको बताए हैं उनसे आप वीकली थोड़ा थोड़ा पैसा उन फंड्स में डालते रहिए, ताकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूटी बनी रहे और आपको डिप्स का फायदा हो जाए जब मार्केट में गिरावट होती है। तो ओके चलिए, आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड सजेशंस दिए गए हैं, उनको अप्लाई कीजिए और इन्वेस्टेड रहिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और सवालों को लेंगे। आप देखते रहिए योर मनी। योर मनी, आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए प्रवीण वाजपेयी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ और कॉलर्स से कनेक्ट करते हैं, और बच्चू पात्रा हमारे साथ झारखंड से फोन लाइन पर मौजूद हैं। नमस्कार बच्चू जी, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार जी। मैम मैं पिछले 15 महीने से SIP स्टार्ट की हूँ। कैनरा रिवो का ब्लू चिप इक्विटी रेगुलर प्लान है, तो इसमें मंथली हम 2000 करके जमा करते हैं। ठीक है, तो अभी मेरा टारगेट है 10 ईयर्स टारगेट है मेरा, और 30 लाख। तो कुछ फंड हम ये किए, कुछ फंड हम इसमें ये किए हैं, तो अब किए नहीं है, करने वाले हैं, तो वही डिसाइड करने थे। ठीक है, हम तो कुछ आपने इन्वेस्टमेंट्स और इंक्रीज करेंगे, कुछ फंड डिसाइड किए हैं फिलहाल?
उसमें तो मैम एक फंड है कितना और इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं? जी जी जी, मेरा 10 इयर्स का टारगेट है, उसमें 30 लाख का गोल है। 10,000 मंथली आप करेंगे, करेक्ट? नहीं, 10 इयर्स 10 साल का टारगेट है, उसमें 30 इयर्स का गोल है। 30 लाख मेरे को 10 साल बाद चाहिए, समय है 10 साल की। उसमें कितना इन्वेस्ट करना है वही जानकारी लेना था, कौन सा SIP करे। अच्छा, ठीक है। तो फिलहाल आपके पास एक ही SIP है, कैनरा रोबोको ब्लू चिप, जिसमें 2000 आपने हाल ही में करना शुरू किया है। 10 साल में 30 लाख का आपका टारगेट है। जानना चाहते हैं कितना और इन्वेस्ट करें अपने गोल को हासिल करने के लिए। समझ में आया। आप पूछ लेते हैं प्रबलीन से। प्रबलीन बताइए, कुछ फंड्स इन्होंने अपने लिए आइडेंटिफाई भी किए हैं, हालांकि क्या करें अभी ये? बच्चू जी, मेरे ख्याल से अगर 30 लाख का इनका टारगेट है दीपाली जी 10 साल में, उसके लिए इनको ओवरऑल 14,000 की SIP करने की जरूरत है। अगर हम 11% के रिटर्न को लेके चलते हैं, ये मैं पुराने निफ्टी 50 के एक ब्रॉडर रिटर्न्स को मान के चल रही हूँ। और अगर इनकी ऑलरेडी क्योंकि इन्वेस्टमेंट चल रही है और थोड़ा सा जो इन्वेस्टमेंट है, तो ये करीबन एक एडिशनल 11,000 की इनको SIP जोड़ने की जरूरत है अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो में। जो इनका करंट इन्वेस्टमेंट है वो एक लार्ज कैप फंड में है। तो इतने सारे फंड जो इनने अभी सजेस्ट किए हैं, इनमें से मैं बोलूंगी आप एक स्मॉल कैप को बस उठा लीजिए और इसके अलावा एक मिड कैप फंड को जोड़ लीजिए। मिड कैप में आप एक पैसिव फंड को भी जोड़ सकते हैं जो निफ्टी 150 का आपको एक्सपोजर दे, और उसके साथ आप SBI स्मॉल कैप को जोड़ लीजिए जो आपने यहाँ फंड्स लिखे हैं। टोटल 3 फंड्स काफी रहेंगे मेरे ख्याल से आपके गोल को मीट करने के लिए, पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाने की जरूरत है और उससे ज्यादा अभी अपने पोर्टफोलियो को क्लटर ना करें रिक्वायरमेंट में। तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेशंस दिए गए हैं कि आप किन किन फंड्स को ऐड कर सकते हैं। बाकी 3 ही फंड्स रखिए, ज्यादा क्लटर्ड करने की जरूरत नहीं है, प्रबलीन का सजेशन है। अब एक सवाल ले लेते हैं और ये सवाल हमें सुनील ने भेजा है ईमेल के थ्रू, और सवाल इनका ये है कि इनके फिलहाल 73,000 की SIP ऑलरेडी चल रही है। पोर्टफोलियो की वैल्यू है ऑलरेडी 45 लाख, और एक मुश्त निवेश भी किया हुआ है इन्होंने। इन्वेस्टमेंट जो की है वो लगभग 20 लाख के आसपास की है। 4 करोड़ का टारगेट है इनका 10 ईयर्स में। तो ये है इनके लिए का सवाल है। और इसके अलावा अगर इनका पोर्टफोलियो आप देखेंगे तो इनके पोर्टफोलियो में HDFC टॉप 100 फंड शामिल है, और इसके साथ साथ मेरा एसेट का लार्ज कैप फंड इनके पोर्टफोलियो में है। साथ ही इन्होंने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, टाटा इंडिया डिजिटल फंड और ICICI प्रू ब्लू चिप भी लिया हुआ है। तो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हुई है प्रबलीन इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में। क्या करना चाहिए इन्हें? लमसम इन्वेस्टमेंट भी है, 4 फंड्स है, 5 लाख ईच डाले हुए हैं। जी दीपाली जी, इनका 4 करोड़ का जो टारगेट है वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है, पर इनका जो समय है वो भी उतना ज्यादा नहीं है। सिर्फ 10 साल का टाइम पीरियड है। अभी इन्वेस्टमेंट इनकी 73,000 पर मंथ है। इसके अलावा भी जो इनका लमसम प्लस SIP मिला के इनको अपनी मंथली SIP को 50,000 से बढ़ाने की जरूरत है अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, बिकॉज हमारे पास समय कम है, 10 साल का ही है। और इनके पोर्टफोलियो पे मैं बोलूंगी जहां पे इनकी SIP जा रही है उनमें से तो 3 डायरेक्टली एक्टिव लार्ज कैप फंड्स हैं। एक हमारे पास फ्लेक्सी कैप फंड है जिसका 70% पैसा ऑलरेडी लार्ज कैप में जाता है, और जो एक सेक्टोरल फंड भी इन्होंने उठाया है टाटा डिजिटल का, उसमें भी जो बड़ी हमारे पास टेक कंपनीज हैं वो ज्यादातर लार्ज कैप स्पेस की हैं। तो मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा टिल्टेड है लार्ज कैप की तरफ। इसके अलावा इनमें बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स में भी लमसम कर रखा है, और 4 डिफरेंट बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स हैं, वहां पे भी हमारा लार्ज कैप एलोकेशन है। तो दीपाली जी, सबसे पहले SIP के लिए मेरी राय होगी कि ये प्लीज अपना मिड कैप एक्सपोजर और स्मॉल कैप एक्सपोजर बढ़ाएं अपनी फ्रेश SIPs के लिए, बिकॉज वो उनको हेल्प करेगी अपने लक्ष्य को पाने में। और अपना लार्ज कैप का जो एक्सपोजर है उसको 3 फंड्स की बजाय 1 फंड को कंटिन्यू कर लें, 2 को एग्जिट कर सकते हैं। और जहां तक इनने पूछा है कि इनको बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, मेरे ख्याल से इनमें से एक फंड को ये कंटिन्यू कर लें, कोटक या ICICI को, एंड ये इनको रिटायरमेंट में हेल्प करेगा SWP करने के लिए। तो दीपाली जी, जो हमारे पास यहाँ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है उसका मेरिट होगा कि जो फंड वहां पे इकट्ठा होगा उससे डायरेक्टली ये कल को विड्रॉ करना शुरू कर सकते हैं अपने रिटायरमेंट के टाइम पे। ठीक है, चलिए, तो आपको पोर्टफोलियो को लेकर सजेशंस दिए गए हैं, आप उसी हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, गोल आप अपनी आसानी से हासिल कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं प्रबलीन के टॉप 4 फंड्स की। तो प्रबलीन बताइए कौन से फंड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं और
क्या सजेशंस आपके? दीपाली जी ऑलमोस्ट सिमिलर है लास्ट टाइम की तरह। पहला मेरा फंड है जो मैं सजेस्ट कर रही हूँ वो है एसबीआई का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। अगर उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कल को सिस्टमैटिक विड्रॉल देख रहे हैं अपने पोर्टफोलियो से, या थोड़ा सा रिस्क रिटर्न रिवॉर्ड मतलब लोअर चाहते हैं, स्लाइटली लोअर रिस्क जब मार्केट्स एकदम से गिरती हैं, तब वो इस फंड को देख सकते हैं। पर बहुत ज्यादा हाई रिटर्न्स की अपेक्षा ना रखें, एक वैल्यू अप्रोच के साथ ये मैनेज किया जाता है। इसके अलावा है प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास गोल्ड और डेट का भी हमें एलोकेशन मिलता है, ये एक अच्छी कैटेगरी उभर के आ सकती है जो हमारे पास टैक्सेशन में चेंजेस हुए हैं उसके बाद। इसके अलावा टैक्स सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से पराग पारेख टैक्स सेवर का एक मेरे ख्याल से अच्छा एडिशन हो सकता है। पर हर साल नया टैक्स सेवर ना लें, अगर आप अपना किसी में ऑलरेडी डाल रहे हैं तब आपको इसमें डालने की जरूरत नहीं है। एंड मिड कैप में एलोकेशन लेने के लिए दीपाली जी मैं बोलूंगी मिड कैप 150 इंडेक्स एक अच्छी चॉइस है। और ये अभी हमारे पास 3 एएमसी के द्वारा हमें मिलता है, एसबीआई, आईसीआईसीआई और मोतीलाल। एंड मेरे ख्याल से एक सिंपल स्ट्रैटेजी है मिड कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर लेने के लिए। ओके चलिए, शुक्रिया आपका प्रवीण आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, साथ ही साथ अपनी चॉइसेस बताने के लिए। थैंक यू। और इसी के साथ एक ब्रेक योर मनी में, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज। नमस्कार।